यूरिन फॉर्मेशन में इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर रीएब्जॉर्प्शन के बाद में होता है। इसके अंदर थर्ड स्टेप जिसे कहा जाता है सीक्रेशन या श्रवण करना। सीक्रेशन या श्रवण जो इसके अंदर यूरिन फॉर्मेशन का थर्ड स्टेप होगा, उसमें क्या किया जाता है, जैसे सीक्रेशन जो होगा उसमें इसके अंदर ब्लड कैपिलरी है जिसे कहा जाता है पेरिटिब्यूलर कैपिलरी है जिसे कहा जाता है परिकुंडलित नलिका। पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज में जो अपशिष्ट पाए जा रहे हैं इनको किडनी की या जिसे कहा जाता है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल या नलिकाओं में डाला जाता है। तो जो भी वेस्ट है इसके अंदर इसमें यदि अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया के रूप में पाया जा रहा है या अमोनिया को यूरिया या यूरिक एसिड में परिवर्तित किया गया है, या इसमें इसके H+ आयन भी हो सकते हैं जो कि यदि पाए जा रहे हैं उनको जो ब्लड में इसके अंदर कह सकते हैं कैपिलरीज में पाए जाते हैं, या इसके अंदर कह सकते हैं परिकुंडलित नलिका या जिसे केशिका कहा जाता है, केशिका में पाए जाते हैं। इन्हें किडनी की ट्यूब्यूल में डाला जाता है बाहर सीक्रेट करने के लिए, श्रवण करने के लिए, या कह सकते हैं बाहर एक्सीड करने के लिए। और वो इसके अंदर कहां से, इसके अंदर पेपिलिक डक्ट से होकर किडनी की पेल्विस में जाते हैं और वहां से यूरेटर से होकर यूरिनरी ब्लैडर में जाएंगे। तो जो भी इसके अंदर मॉलिक्यूल हैं जो कैपिलरीज में पाए जा रहे हैं अपशिष्ट, उनको किडनी नेफ्रॉन में इसके अंदर कह सकते हैं ट्यूब्यूल या नलिकाओं में डालना जो है वह सीक्रेशन या श्रवण कहलाता है। रीअब्जॉर्प्शन में तो उल्टा प्रोसेस होता है, इसमें नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल रीअब्जॉर्ब करती है और इसके अंदर कह सकते हैं मॉलिक्यूल को, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, आयंस को वापस ट्यूब्यूल से कैपिलरी में रीअब्जॉर्ब किया जाता है। लेकिन सीक्रेशन में जो अपशिष्ट इसमें पाए जा रहे हैं उनको ट्यूब्यूल में इसके अंदर डाला जाएगा शरीर से बाहर निकालने के लिए। तो इसको जैसे इसका अलग अलग इसके अंदर जो नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल के भाग है जैसे पीसीटी और एक होता है डीसीटी, थर्ड होगा कलेक्टिंग डक्ट या जिसे संग्राहक नलिका कहते हैं। संग्राहक नलिका तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल जिसे समीपस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। डीसीटी जिसे दूरस्थ या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाएगा। तो पीसीटी में जो इसके अंदर मॉलिक्यूल डाले जाते हैं उसमें H+ आयन जो होते हैं 85%, और ये जो मॉलिक्यूल इसके अंदर कह सकते हैं इसमें डाले जाएंगे वह एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी हो सकता है और पैसिव के द्वारा भी हो सकता है। स्वतः भी जा सकते हैं ज्यादा कंसंट्रेशन से उच्च से निम्न सांद्रता की ओर, और यदि कम है तो उनको इसके अंदर कह सकते हैं जो ब्लड कैपिलरी से ट्यूब्यूल की ओर एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एटीपी का यूज करके भी भेजा जा सकता है। तो H+ आयन एक तो डाले जाते हैं जो कि इसके 85% लगभग इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो समीपस्थ कुंडलित नलिका से इसके अंदर कह सकते हैं जो कुंडलित नलिका इसके अंदर कह सकते हैं आई है वो उस भाग में डाले जाएंगे और यहाँ से इसके शरीर से इसके उसको बाहर भेजा जाएगा, लूप ऑफ हेनले में जाएगा आगे वाले भाग में। तो सीक्रेशन में पीसीटी में जो इसके अंदर H+ आयन ऐड किए जाते हैं, ऐड किए जा रहे हैं, पहले इसका रीअब्सॉर्ब कर रहे थे अब इसका ऐड किए जा रहे हैं, और डीसीटी में जो ऐड किए जाते हैं लगभग 10% H+ आयन और पोटेशियम जो होता है वह लगभग 4%, और कलेक्टिंग डक्ट में 5% H+ आयन। इसके अलावा हाइड्रोजन के अलावा इसमें इसके अंदर अमोनिया, क्रिएटिन, अमोनिया, क्रिएटिन ये भी ऐड किए जाते हैं पीसीटी में। H+ आयन ज्यादातर इसके अंदर ऐड किए जाते हैं पीसीटी में, अमोनिया और क्रिएटिन। उसके अलावा पोटेशियम आयन जो 4% लगभग ऐड किए जाते हैं डीसीटी में, और 10% H+ आयन ऐड किए जाते हैं डीसीटी या दूरस्थ कुंडलित नलिका। और कलेक्टिंग डक्ट या संग्राहक नलिका जो होती है उसमें 5% H+ आयन ऐड किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं H+ आयन जो है 100% जो इसके अंदर कह सकते हैं जो इसमें ऐड किए जा रहे हैं। शरीर में इसके अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन इसके अंदर कह सकते हैं जो मेंटेन या जहां पर भी पीएच एसिडिक रखना होता है वहां पर रखी जाती है। बाकी जो होते हैं उसमें से H+ आयन को इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ से
आगे वाले भाग में भेजा जाता है, उसको सिक्रीट किया जाता है पेल्विस भाग में और यहाँ से यूरेटर के थ्रू बाहर भेजा जाएगा। तो सिक्रीशन जो स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का, लास्ट स्टेप होगा, थर्ड स्टेप होगा। फर्स्ट इसके अंदर फिल्ट्रेशन हो गया, ग्लोमेरुलस कैपिलरी मेम्ब्रेन के द्वारा हो गया, या जो प्रेशर 3 प्रकार के आपको बताए थे उसके द्वारा होता है। रीअब्जॉर्प्शन होता है अलग अलग भाग में। रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद में सिक्रीशन, जिसमें जो भी इसके अंदर कह सकते हैं केशिकाएं हैं, उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को किडनी या नेफ्रॉन की टिब्यूल में डाला जाता है और वहां से इसको शरीर से इसके अंदर कह सकते हैं आगे वाले भाग में भेजकर, यूरेटर में या पेल्विस में भेजकर शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसी के अंतर्गत एक नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, काउंटर करंट मैकेनिज्म फॉर यूरिन कंसंट्रेशन। इसका अर्थ क्या होता है? जैसे कि इसके अंदर पहले बताया गया था, किडनी इसके अंदर ब्लड को फिल्टर करती है, वेस्ट को फिल्टर करेगी प्लाज्मा में से और यूरिन का निर्माण करती है। तो यूरिन जो होता है वो कंसंट्रेट होना चाहिए, मतलब जल की मात्रा उसमें कम से कम होनी चाहिए। तो यूरिन को कंसंट्रेट या सांद्र करने के लिए जो काउंटर करंट, विपरीत धारा क्रियाविधि उपयोग में लाई जाती है। ये क्या होती है? यूरिन को सांद्र करने के लिए विपरीत धारा क्रियाविधि, या जिसे कहा जाता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये क्या होती है? जो कि इसके अंदर यूरिन या जो इसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ है जिसमें जल भी पाया जा रहा है कुछ मात्रा में, जो कि इसके अंदर ह्यूमन बीइंग जैसे हैं, मनुष्य के द्वारा लगभग दिन में 1 से 1.5 लीटर इसके अंदर यूरिन सीक्रेट किया जाता है। तो उसको इसके अंदर कैसे कंसंट्रेट किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा वाटर कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है, जो आपको अभी बताया रीअब्जॉर्प्शन में। तो उसके लिए विपरीत धारा क्रियाविधि क्या होती है, डायरेक्टली क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है, एग्जाम में पिछले साल भी आया हुआ है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, उसमें इसके अंदर काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है यूरिन फॉर्मेशन में, वो डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। इसमें क्या होता है, किडनी की जो टिब्यूल होती है यूरिन का निर्माण करती है, और किडनी की टिब्यूल जैसे इसके अंदर जो भी फिल्ट्रेट है या जिसे छनित्र कहा जाता है, जो समीपस्थ कुंडलित नलिका में आया है, समीपस्थ कुंडलित नलिका या जिसे कहा जाता है इसके अंदर प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड टिब्यूल, PCT, उसमें आया है। उसकी जो सांद्रता होती है उसमें इसके अंदर लगभग मिली ऑस्मोल पर लीटर। जो फिल्ट्रेट आया उसकी सांद्रता यदि कहें तो इसके अंदर वह होती है 200, या इसके अंदर इसको कह सकते हैं 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और जो यूरिन होता है, जो कलेक्टिंग डक्ट या संग्राहक नलिका से निकलता है, उसकी सांद्रता होती है लगभग, या तो कह सकते हैं 1200 से 1400 या इसके अंदर 1500 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये इसके अंदर कह सकते हैं सांद्रता जो है, इसमें आयंस या वाटर की कंसंट्रेशन कितनी है वो पाई जा रही है, उसको इसके अंदर मेजर करने की इकाई होती है मिली ऑस्मोल पर लीटर। आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो समीपस्थ कुंडलित नलिका में जो फिल्ट्रेट आया था ग्लोमेरुलस से छनकर अंदर की ओर आया है, उसकी सांद्रता 300 है, और इसके अंदर जो यूरिन निकल रहा है उसकी इसके अंदर सांद्रता कितनी है, 1200 के लगभग, 1200 के लगभग। तो लगभग इसके अंदर कह सकते हैं जो फिल्ट्रेट आया है उससे 4 गुना इसके अंदर कह सकते हैं कंसंट्रेट जो प्रोडक्ट इसके अंदर यहाँ पर बनता है, जो यूरिन बनता है उसकी सांद्रता 1200 के लगभग होती है। तो लगभग 4 गुना जो फिल्ट्रेट यहाँ पर आया है, और इसके अंदर कह सकते हैं इसकी तुलना में जो इसकी सांद्रता होगी वह 4 गुना होती है। तो इतना ज्यादा इसके अंदर कह सकते हैं जो इसके अंदर कह सकते हैं फिल्ट्रेट है, जब किडनी की नलिकाओं से निकलता है उसको इसके अंदर कह सकते हैं कंसंट्रेट किया जाता है, सांद्र किया जाता है, या उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल या आयन को निकाला जाता है लगभग 4 या 5 टाइम्स
4 to 5 टाइम ज्यादा कंसंट्रेट होता है। यह सांद्र होता है। जो इसमें आपको अभी बताया कि इसके अंदर यूरिन कंसंट्रेट होता है और इसकी तुलना में इसके अंदर कह सकते हैं जो फिल्ट्रेट आया उसकी तुलना में 4 से 5 गुना ज्यादा कंसंट्रेट होगा। और ये कैसे होता है, अभी इसके अंदर कह सकते हैं ये मैकेनिज्म जो होती है वह है काउंटर करंट मैकेनिज्म। उसके द्वारा क्या होगा, किडनी की ट्यूब्यूल इसके अंदर यहाँ पर उसको यूरिन को कंसंट्रेट करती है। तो जैसे इसमें आपको बताया जाए तो ये पीसीटी है, डीसीटी ये कलेक्टिंग कर, या जिसे कहा जाता है संग्राहक नलिका। और इसमें ये जो लूप ऑफ हेनले है जिसमें ये भाग जो होता है डिसेंडिंग और इस भाग को इसके अंदर कहा जाता है एसेंडिंग। ये जो भाग इसके अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर जैसे मॉलिक्यूल जो एब्जॉर्ब हो सकते हैं, जल है जो आपको बताया गया था, पोटेशियम आयन इसके अंदर यहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं, बाइकार्बोनेट आयन एब्जॉर्ब होते हैं। यहाँ पर जो सांद्रता इसके अंदर पाई जाती है 300 मिली ऑस्मोल इसके अंदर पर लीटर। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे 400, 500, 700, 900 और यहाँ पर जो पाई जाती है इसके अंदर 1000, 1100, यहाँ पर लगभग 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और वापस जब ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर वापस इसके अंदर कह सकते हैं यह कम होने लग जाएगी। और वापस अब इस यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट में जाएंगे तो यहाँ पर जो यूरिन होगा लगभग वो भी 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर का होता है। यहाँ पर भी जैसे 1100, 1000, 500, 800, यहाँ लगभग 300, ये सांद्रता पाई जाती है। तो ये सांद्रता जो है आपको बताया कि इसके अंदर कंसंट्रेशन कितनी है मॉलिक्यूल की, जल की, उसके अंदर आयंस कितने हैं, उसकी कंसंट्रेशन को इसके अंदर मेजर किया जाता है मिली ऑस्मोल पर लीटर। और इसमें उस समय आपको बताया गया था रीअब्जॉर्प्शन जो होता है, कल भी जैसे बताया गया था रीअब्जॉर्प्शन जो होता है उसमें एसेंडिंग लिंब लूप ऑफ हेनले जो होता है या हेनले लूप में जो एसेंडिंग लिंब होता है वह जल के लिए अपारगम्य होता है या जिसे कहा जाता है इम्परमिएबल। तो जल इसके अंदर कह सकते हैं इम्परमिएबल होगा तो जल के मॉलिक्यूल इसके अंदर यहां से बाहर नहीं आ सकते। और किसके लिए परमिएबल होता है, जल के मॉलिक्यूल इसमें से बाहर नहीं आ सकते तो ये इसके अंदर कह सकते हैं सोडियम के लिए परमिएबल होता है। सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, सोडियम जो होता है वो बाहर आ सकता है, इसके अंदर उसको ऊर्जा देकर बाहर निकाला जाता है। और जो इसके अंदर मुख्य रूप से क्लोराइड आयन है वो कंसंट्रेशन की डिफरेंस के कारण बाहर आ जाते हैं। तो एसेंडिंग लिंब लूप ऑफ हेनले जो होता है वह सोडियम आयन के लिए परमिएबल होगा। तो सोडियम आयन बाहर के जो फ्लूइड होता है, बाहर यहाँ पर जो फ्लूइड पाया जा रहा है उसमें आएंगे तो सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर की ओर इंक्रीज होगी
और सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर इसके अंदर किस लिए इंक्रीज होती है, क्योंकि एसेंडिंग लिंक लूप ऑफ हेनले जो है वह सोडियम आयन को बाहर की ओर निकालता है, तो इसके कारण इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर की ओर बढ़ेगी। उसके अलावा कलेक्टिंग डक्ट जो है वह इसके अंदर कह सकते हैं बाहर निकालती है यहाँ से अमोनिया। अमोनिया जो कलेक्टिंग डक्ट में पाई जा रही है और अमोनिया यहाँ से इसके अंदर कह सकते हैं बाहर के फ्लूइड में आ जाएगी जिस प्रकार से सोडियम आयन आया है। तो बाहर के फ्लूइड में इसके अंदर यहाँ पर अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन, अमोनिया की इसके अंदर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और यहाँ पर इसके अंदर कह सकते हैं सोडियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है यूरिन कंसंट्रेट जो करना है, तो जब सोडियम आयन की कंसंट्रेशन यहाँ बाहर इंक्रीज होगी या अमोनिया की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो जब इसके अंदर कह सकते हैं जो फ्लूइड पाया जा रहा है उसमें अमोनिया और सोडियम ज्यादा होंगे, जल की सांद्रता यहाँ पर कम होगी। यहाँ पर वाटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो फ्लूइड पाया जा रहा है उसमें अमोनिया और सोडियम ज्यादा है तो वाटर इसके अंदर कम होगा और वाटर कम होगा तो वाटर जो इसके अंदर कह सकते हैं डिसेंडिंग लिंक जो होता है वो वाटर के लिए परमेबल होता है और यहाँ से वाटर इसके अंदर कह सकते हैं बाहर की ओर मूव करता है। H2O जो है या जल बाहर की ओर मूव करता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर यहाँ पर एक ग्रेडियंट बनाया जाता है। ग्रेडियंट या जिसे कहा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, या कह सकते हैं जो अलग अलग मॉलिक्यूल है उसकी सांद्रता में क्या डिफरेंस पाया जाता है, क्या क्या अंतर होता है, उसको कहा जाता है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट कैसे बनाया जाता है कि इसके अंदर एसेंडिंग लिंक लूप ऑफ हेनले सोडियम आयन को बाहर निकालता है क्योंकि इसके लिए परमेबल है। कलेक्टिंग डक्ट अमोनिया को बाहर निकालती है, इसके अंदर कह सकते हैं ये अमोनिया के लिए परमेबल है, इसमें से अमोनिया बाहर आ सकता है और जो बचा हुआ होगा एक्सिड इसके अंदर कह सकते हैं इसमें से बाहर नहीं आ सकता, वो इसके अंदर सीधा आगे जाएगा और अमोनिया के रूप में इसके अंदर कह सकते हैं यूरिन को जैसे बाहर निकाला ही जाता है उसमें अमोनिया भी होती है। तो यहाँ पर जैसे इसके अंदर ग्रेडियंट जो बनाया जाता है मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है, एक तो सोडियम क्लोराइड और एक होता है अमोनिया के द्वारा। जो मॉलिक्यूल इसके अंदर बाहर की ओर आएंगे और बाहर आएंगे जिसके कारण सोडियम और अमोनिया जब बाहर आए तो बाहर जो जल है उसमें इसके अंदर कह सकते हैं इन आयन की, अमोनिया की या सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो जल की मात्रा कम होगी और जहां पर इसके अंदर कह सकते हैं जो फिल्ट्रेट यहाँ पर आ रहा है उसमें जल की मात्रा ज्यादा है। तो वाटर इसके अंदर यहाँ पर ज्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और वाटर इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर ग्रेडियंट का मतलब होता है कि अंतर, कंसंट्रेशन में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे इसके अंदर कह सकते हैं आगे बढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन में इसके अंदर कह सकते हैं अंतर जो है वाटर यहाँ पर ज्यादा है, बाहर की ओर कम है, इसके कारण वाटर इसके अंदर यहाँ से बाहर की ओर मूव करता है और जो इसके अंदर मुख्य रूप से कहां से होता है, डिसेंडिंग लिंक लूप ऑफ हेनले से। और जब जल की कंसंट्रेशन आयन है एक ट्यूब में, जैसे इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन उसमें इसके अंदर डिफरेंट टाइप के आयन पाए जा रहे हैं, यहाँ पर भी आयन है, दो इसके अंदर टेस्ट ट्यूब भी लेते हैं उसमें से आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पर भी है जिसमें जल की मात्रा कम है और एक में ज्यादा है। तो आयन की जहाँ पर जल है रीएब्सॉर्ब होकर या बाहर इसको निकाल दिया जाए तो जल की कंसंट्रेशन जब कम होगी तो आयन की कंसंट्रेशन जो उसमें पाई जा रही थी पहले आयन तो उतने ही रहेंगे, वाटर बाहर निकल गया तो वाटर यहाँ से बाहर निकलने के कारण यहाँ पर आयन की कंसंट्रेशन 300 से लेकर जैसे जैसे जल का रीएब्जॉर्प्शन होता है बाहर निकलता है वैसे वैसे डिसेंडिंग लिंक में इसके अंदर कह सकते हैं आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है जल के रीएब्जॉर्प्शन होने के कारण, जिसके कारण जो सांद्रता है 1200 मिलीमोल पर इसके अंदर कह सकते हैं मोल पर लीटर पहुंच जाती है। और वापस जब इसके अंदर कह सकते हैं कम क्यों होती है कि यहाँ से इसके अंदर कह सकते हैं जैसे 1200 से वापस इसके अंदर 200 तक कैसे पहुंच गई, क्योंकि जल इसके अंदर कह सकते हैं इसमें जैसे रीअब्सॉर्ब हो गया, जल इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पाया जा रहा है इसमें जल जो इसके अंदर पाया जा रहा है वह जल इसके अंदर कह सकते हैं अब आगे इसके अंदर रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा क्योंकि आगे एसेंडिंग लिंब आ गया, वहां पर इसके अंदर वाटर का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता है और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा तो सोडियम आयन जो पाए जा रहे हैं सोडियम आयन वापस इसमें से बाहर निकलेंगे जो कि इसके अंदर यहाँ पर सोडियम के लिए परमेबल है एसेंडिंग लिंब और सोडियम की कंसंट्रेशन जल से वापस कम होगी, यहाँ तो जल की कंसंट्रेशन कम हो रही है जिसके कारण यह इसके अंदर कह सकते हैं जो फिल्ट्रेट आ रहा है उसकी कंसंट्रेशन सोडियम आयन की बढ़ने के कारण यहाँ से 300 से 1200 तक पहुंच रहा है। यहाँ पर सोडियम के लिए परमेबल है तो सोडियम बाहर निकलेगा जल से, इसके कारण वापस कंसंट्रेशन जो है इसकी सांद्रता कम हो जाती है वापस डीसीटी से और जो मॉलिक्यूल इसके अंदर यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से निकलते हैं वहां पर वापस वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये वाटर के लिए परमेबल है कलेक्टिंग डक्ट या संग्राहक नलिका जो कि इसके अंदर कह सकते हैं सबसे अंतिम इसके अंदर कह सकते हैं भाग होगा नेफ्रॉन का जो कि इस यूरिन को इसके अंदर प्रोसेस करता है। तो यहाँ पर वापस वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा
जो कि कंसंट्रेशन किसके द्वारा मेंटेन की गई है, या जो अभी बताया आपको ग्रेडियंट किसके द्वारा मेंटेन किया गया है, सोडियम और अमोनिया के द्वारा। ये जब तक इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर फ्लूइड में अमोनिया या सोडियम बाहर रिलीज नहीं होंगे, यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बनेगा, सांद्रता में अंतर नहीं होगा, और अंतर नहीं होगा तो यहाँ से वाटर बाहर नहीं आ पाता, और यहाँ से वाटर भी बाहर नहीं आएगा तो यहाँ पर कंसंट्रेशन वाटर जो है वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के कारण कम हो जाती है। जो इसके अंदर फिल्ट्रेट 300 इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ से पीसीटी में ऐड हुआ था, लास्ट में जो इसके अंदर निकलता है यहाँ से जो कि पेल्विस में जाएगा, लगभग इसकी कंसंट्रेशन इसकी तुलना में 4 गुना इसके अंदर ज्यादा होती है। ज्यादा का मतलब आयन इसके अंदर या जो मॉलिक्यूल है H+ है, अमोनिया है, उसको ऐड करके उसको बाहर भेजा जाता है, जो कि सिक्रीशन के अंतर्गत किया गया था। तो इसमें देख सकते हैं ये मैकेनिज्म जो होती है, यहाँ पर इसके अंदर पीसीटी से लूप ऑफ एनले में जाते हैं, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन जो होती है या ऑस्मोलरिटी जो होती है वो बढ़ रही है, वापस ऊपर जाते हैं तो कम हो रही है, और वापस इसके अंदर जब कलेक्टिंग डक्ट में जाते हैं तो इसके अंदर यहाँ पर ऑस्मोलरिटी बढ़ती है। यहाँ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन के कारण, यहाँ भी क्या कारण है, जल का रीअब्जॉर्प्शन होता है, जल यहाँ पर इसके अंदर फ्लूइड में आ जाएगा, और यहाँ पर जल कम होने के कारण आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है। इसके कारण इस प्रकार के मैकेनिज्म को, जहाँ पर इसके अंदर एक तरफ इसके अंदर कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इस प्रकार से समझ सकते हैं इसको कि यहाँ पर एक बार तो इसके अंदर लूप ऑफ एनले की तरफ जाते हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ती है, वापस ऊपर जाएंगे तो इसके अंदर कह सकते हैं कंसंट्रेशन कम हो गई, और वापस कलेक्टिंग डक्ट में जाते हैं तो इसके अंदर यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इस कारण इस प्रकार की मैकेनिज्म को काउंटर करंट मैकेनिज्म कहा जाता है, विपरीत। यहाँ पर कंसंट्रेशन जो इसके अंदर बढ़ रही थी वापस अपोजिट या विपरीत दिशा में जाते हैं तो वहां पर कम होने लग जाती है, और वापस जब इसके अंदर कलेक्टिंग डक्ट में जाते हैं तो वहां पर इसके अंदर वापस कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाती है, जो कि ग्रेडियंट या आयन की सांद्रता में अंतर के कारण किया जाता है। इसके कारण यूरिन यहाँ पर इसके अंदर जो बनता है वह कंसंट्रेट या सांद्र बनता है वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के कारण। ये मैकेनिज्म जो होती है उसे कहा जाता है विपरीत धारा, या विपरीत इसके अंदर कह सकते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, या विपरीत धारा क्रिया विधि। जहां पर नीचे जाएंगे वापस तो इसके अंदर कंसंट्रेशन बढ़ रही है, अपोजिट ऊपर जाएंगे वापस तो बढ़ इसके अंदर कम हो रही है, वापस इसके अंदर कह सकते हैं आते हैं, इसके कारण इसको काउंटर कहा जाता है, विपरीत दिशा। ये मैकेनिज्म इसके अंदर कहलाती है, जो कि यूरिन को कंसंट्रेट या सांद्र बनाती है। सांद्र क्यों? क्योंकि इसके अब जो इसके अंदर इसमें से वाटर बाहर निकल चुका है, वाटर बाहर निकलेगा और यहाँ से भी वाटर जो बाहर निकला, इसके कारण अंत में जो इसके अंदर कह सकते हैं फिल्ट्रेट या यूरिन जो जाता है वो कंसंट्रेट होता है, सांद्र होता है, जिसमें जल की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, जो कि आपको बताया गया था कि 180 लीटर पर डे का इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर फिल्ट्रेट होता है, जो आपको बताया था 125 ml पर मिनट आता है फिल्ट्रेट होता है, और जो 24 घंटे में लगभग होता है कि इसके अंदर 180 लीटर, उसमें से केवल 178 इसके अंदर कह सकते हैं 178.5 लीटर को वापस रीअब्सॉर्ब कर दिया जाता है आयन या वाटर को। बाकी जो है यहाँ से जो निकलेगा केवल 1.5 लीटर एक दिन की बात कर रहे हैं, तो वो इसके अंदर कह सकते हैं फिल्ट्रेट यहाँ से, या इसके अंदर कह सकते हैं जो द्रव है यूरिन के रूप में बाहर निकलता है। तो इस मैकेनिज्म को इसके अंदर कहा जाता है, यूरिन की कंसंट्रेट करने वाले मैकेनिज्म को, जो कि डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन के रूप में, काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसी में आगे जैसे इसके अंदर पढ़ सकते हैं यूरिन क्या होता है, यूरिन का संगठन या कंपोजिशन, जिसमें 96% जल होता है, 2% यूरिया, 2% अन्य इसके अंदर कह सकते हैं सॉल्ट होते हैं, लवण। यूरिक एसिड भी उसके अंदर पाया जा सकता है, या इसके अंदर कह सकते हैं जैसे पोटेशियम हो गया उसके सल्फेट हो सकते हैं, पोटेशियम के सल्फेट हो गए, या इसके अंदर कह सकते हैं कैल्शियम के सल्फेट जो होते हैं, ये मॉलिक्यूल इसके अंदर यहाँ पर यूरिन में पाए जा सकते हैं, और वो इसके अंदर कह सकते हैं यूरिन का निर्माण करते हैं, जो कि इसके अंदर लगभग 96% जल से मिलकर बना होगा। बाकी उसमें अवशिष्ट जो होते हैं यूरिया है, अमोनिया भी पाया जा सकता है, और उसके साथ साथ क्रिएटिन होता है, यूरिक एसिड होता है, या पोटेशियम के या कैल्शियम के जो ऑक्जेलेट होते हैं, सल्फेट होते हैं, ये मॉलिक्यूल इसके अंदर कह सकते हैं उस यूरिन में पाए जा सकते हैं, जो कि यूरिन का फॉर्मेशन जो हो रहा है उसमें इसके अंदर ये सभी मॉलिक्यूल पाए जाएंगे, तब यूरिन का निर्माण होगा। यूरिन जो है उसकी पीएच लगभग होती है 6 होती है, तो इसको कहा जा सकता है इसके अंदर
यूरिन एसिडिक पीएच का द्रव होगा। यूरिन का कलर जो इसके अंदर येलो होता है, और वो भी इसके अंदर कह सकते हैं लाइट येलो, हल्के पीले रंग का, और वो होता है इसके अंदर एक पिगमेंट या वर्णक के कारण। ये भी इसके अंदर कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है एक बार। यूरोक्रोम, यूरो येलो कलर क्यों होता है? यूरोक्रोम नामक पिगमेंट या वर्णक के कारण। इसके अलावा यूरिन जो है यदि ज्यादा समय तक रखा जाता है तो इसमें पाए जाने वाला जो यूरिया है वह जीवाणु के द्वारा इसको डीकंपोज किया जाता है, तोड़ा जाता है, और यूरिया को इसके अंदर कह सकते हैं जो कि यूरिन में पाया जा रहा है, जब इसके अंदर ज्यादा समय तक पड़ा रहता है तो इसमें इसके अंदर कह सकते हैं यूरिया को इसके अंदर जीवाणु के द्वारा डीकंपोज किया जाता है, तोड़ा जाता है, और इसके अंदर कह सकते हैं उससे बनती है अमोनिया। ज्यादा समय तक पड़ा रहने के कारण इसके अंदर उसमें अमोनिया की स्मेल आने लग जाती है, जो कि बैक्टीरिया के डीकंपोजिशन से यूरिया को अमोनिया में तोड़ा जाएगा। पर डे इसके अंदर बात करें तो 1 से 1.5 लीटर यूरिन रिलीज किया जाता है पर डे। इसके अंदर कह सकते हैं उसमें इसके अंदर एक दिन में 1 से 1.5 लीटर यूरिन इसके अंदर रिलीज किया जाता है, जो कि इसके अंदर पहले येलो कलर का या लाइट येलो कलर का इसके अंदर पिगमेंट यूरोक्रोम के कारण जो इसके अंदर कह सकते हैं द्रव होता है, यूरिया उसमें या जल मुख्य मात्रा में है, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन या अन्य इसके अंदर सल्फेट है, ऑक्जेलेट है, जो कि इसके अंदर उसमें अपशिष्ट के रूप में पाए जाते हैं, उनको लगभग इसके अंदर शरीर से बाहर निकाला जाएगा। और लंबे समय तक रखने पर यूरिया जो है, यूरिया को रखने पर बैक्टीरिया के द्वारा डीकंपोजिशन हो जाता है, इसके कारण इसके अंदर कह सकते हैं उससे अमोनिया बनेगा, और इसके कारण उसमें अमोनिया की स्मेल आती है। नेक्स्ट इसमें बताएंगे आपको यूरिन फॉर्मेशन जो हो रहा है, हार्मोनल कंट्रोल या हार्मोन के द्वारा नियंत्रण। नेक्स्ट इसके अंदर 2 मुख्य हार्मोन होंगे जो कि इसके अंदर यूरिन फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। और किडनी जो है आपको बताया था वेस्ट को फिल्टर करती है, या इसके अंदर कह सकते हैं वेस्ट को प्लाज्मा से फिल्टर करती है, और कंसंट्रेट यूरिन का निर्माण करता है, जो कि अभी आपको बताया गया था। और कंसंट्रेट यूरिन जो बनता है इसमें पाए जाने वाले डिफरेंट ट्यूब्यूल या नलिकाओं के द्वारा होगा। इसके अलावा किडनी की जो ट्यूब्यूल होती है कंसंट्रेट यूरिन का जो निर्माण करती है, 2 मुख्य हार्मोन होते हैं उसके काम करेगी। एक तो वेस्ट को इसके अंदर फिल्टर करना, उसके अलावा किडनी का जो कार्य होता है कि ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल करके रखना। ब्लड वॉल्यूम कंट्रोल होगा तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। जैसे आपको बताया भी गया था, ब्लड प्रेशर जब बताया गया था, ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा जो होता है उस पर इसके अंदर कह सकते हैं प्रभावित करने वाले कारक में ब्लड वॉल्यूम भी था। ब्लड की कंसंट्रेशन कम हो गई, ब्लड इसके अंदर कह सकते हैं 5 लीटर से इसके अंदर उसमें यदि इसके अंदर कंसंट्रेशन कम हो गई 4.5 लीटर हो गया तो ब्लड प्रेशर कम होगा। तो उसको नॉर्मल बनाए रखने के लिए भी किडनी हेल्पफुल होती है, मदद करती है। किस प्रकार से करती है कल इसके अंदर